मैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, चुनाव का तरीका और इससे पहले की कक्षा में हमने देखा था कि कौन कौन से व्यक्ति अब तक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। आज हमें देखना है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। जितने भी काम है प्रधानमंत्री करने वाला है, करने वाली मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद करती है, परंतु नाम पर होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। संघ के समस्त कार्य उसी के नाम से होते हैं। और आगे है, वह अपने इन कार्यों को मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद केंद्र की मंत्री परिषद, जिसका कि प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर है और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। देश का प्रमुख पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति है, परंतु सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है। देश का प्रमुख राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, ना कि राष्ट्रपति के नाम से। संसद, इसके आगे ये थी कार्यपालक शक्तियां और यहां है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन कौन संसद का अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग हैं। संसद के अंग 3 हैं। उसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति और फिर लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। संसद के सदन पूछे जाएंगे तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जब संसद के अंग की बात आएगी तो अंग के साथ में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, संसद के काम है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए संसद प्रस्ताव पारित करती है, उसी को हम कानून कहते हैं। पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दे। सहमति मतलब अपने हस्ताक्षर ना कर दे। संसद का काम कानून बनाना। लोकसभा ने, राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की जब तक सहमति नहीं मिलेगी, मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकता। नेक्स्ट है सबसे मेन पावर, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार रखता है। कभी भी संबोधित कर सकता है। अगर कोई लग रहा है कि कोई मुद्दा है कि संसद को संबोधन देना है तो राष्ट्रपति कभी भी संबोधित कर सकता है, परंतु 2 अवसर ऐसे हैं कि आवश्यक रूप से करेगा। 2 कौन से अवसर? प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव के बाद। जब भी लोकसभा का आम चुनाव होगा, लोकसभा के आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र जो आएगा, संसद के प्रथम सत्र को विशेष संबोधन देता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को, आमतौर पर बजट सत्र होता है फरवरी के महीने में। जनवरी में सत्र अगर कोई शुरू भी रहता है तो शीतकालीन सत्र होता है, जनवरी तक जाता है। पर जब पहला सत्र आता है वो बजट सत्र होता है, तो इसमें बजट सत्र तो नहीं लिखा है पहले सत्र को, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, विशेष संबोधन देता है। नेक्स्ट पावर है लोकसभा को विघटित करना। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है या मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा को विघटित किया जाता है। वो शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन से 12 लोग होंगे? विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले, जिनका विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान होगा, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसमें सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं
वो इसी इसी कला के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है, इस आधार पर उनको मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट, संसद को कोई भी संबोधन भेज सकता है। इसमें यहां एक चीज और थी, अनुच्छेद 331 में, कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था, एंग्लो इंडियन को, उसको खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में। उसको 104वां संविधान संशोधन किया गया था और उसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात थी, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को, उसको खत्म कर दिया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट, कोई भी वित्त विधेयक, 3 तरह के विधेयक हैं, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। तो कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। आप इसको नोट कर लें। फिर देखते हैं अध्यादेश। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है कानून, जो प्रभाव कानून का होता है वही प्रभाव अध्यादेश का होता है। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र चल रहा है उस समय अध्यादेश जारी नहीं होगा। उस समय को छोड़कर, जब संसद का सत्र चल रहा है उस समय को छोड़कर राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब यह है कि जब संसद का सत्र चल रहा है उस समय अध्यादेश जारी नहीं होगा, बाकी किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किसी कानून का, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया है वही प्रभाव अध्यादेश का भी होगा। यह अनुच्छेद 123 1 2 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कई बार प्रश्न आता है, अक्सर सवाल पूछता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। वो अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद, जो अध्यादेश का वही प्रभाव है जो किसी कानून का। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, और यदि वापस नहीं लेगा तो कब तक रहेगा, जब तक संसद का सत्र शुरू ना हो जाए और संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह न बीत जाएं। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, और यदि वह इसे वापस नहीं लेता तो यह तब तक जारी रहेगा जब तक जब संसद सत्रों में न आ जाए और 6 सप्ताह न बीत जाए। संसद का सत्र शुरू हो गया तो उम्मीद की जाती है कि 6 सप्ताह के अंदर जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित किया था, अध्यादेश लागू किया था, उस अध्यादेश को संसद कानून के रूप में, कानून का जामा पहना देगी। अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद उसे कानून में परिवर्तित नहीं करती तो वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। 6 सप्ताह न बीत जाए तो प्रश्न यह है कि कोई अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि चूंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो समय अवधि है वो 6 माह का है। तो 6 माह का वो समय हो गया, और 6 सप्ताह संसद का सत्र शुरू होने के बाद समय लगता है किसी अध्यादेश को जारी रहने के लिए। तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए किसी अध्यादेश के जारी रहने की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। स्पष्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच समय का जो अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, और 6 माह के बाद संसद का सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होने के बीच 6 सप्ताह तक कोई अध्यादेश जारी रह सकता है। तो इसलिए किसी अध्यादेश के जारी रहने की अधिकतम समय अवधि हो गई 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह। आगे है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं उन सभी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और इस अनुच्छेद 72 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया है
वह किसी भी दंड को समाप्त करने अथवा कम करने का अधिकार रखता है, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को पावर है कि वो किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है, तो उसे माफ कर सकता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई सलाह मांग सकता है। किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कोई दिक्कत है या राष्ट्रपति को कोई दिक्कत है, विवाद है कहीं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार रखता है, अनुच्छेद 143 आर्टिकल का प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वह मतलब राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री उसे बनाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत है और अन्य मंत्री उनको बनाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री कहेगा। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, संसद का सदस्य कोई अयोग्य हो गया है, उस पर कोई विवाद है, उसे अयोग्य घोषित करना है, तो संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संसद के सदस्यों को की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति देगा, परंतु सलाह किससे लेगा? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संसद का कोई सदस्य अयोग्य हो गया, अयोग्य घोषित करना है, तो राष्ट्रपति उसको अयोग्य घोषित करेगा और सलाह ली जाएगी चुनाव आयोग से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है। भारत से जितने भी देश हैं उन सभी में भारत के राजदूत हैं और सभी देशों के राजदूत भारत में है, तो जो भी राजदूत कहीं जाए, किसी देश में जाएगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा जो दूसरे देशों के राजदूत भारत में आए हैं उनका परिचय प्राप्त करता है। उनका परिचय लेगा कि कहां से आया है और अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। जो तीन सेनाएं हैं उन सबका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, राज्यों में राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है उनको। तो राज्य में राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का ही काम है कि वो राज्यपाल की नियुक्ति करे और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक की नियुक्ति करे। नेक्स्ट है, केंद्र के अन्य अनेक उच्च पदाधिकारी जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। आगे है वह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति रखता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है या पूरे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी है, वो पावर भी राष्ट्रपति के पास है। आप इसको नोट कर लें। और ये जो हमारा कलेक्शन है पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी परीक्षाओं में इसमें से सवाल आते हैं। हमारा जो इसकी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पे आप जाइए, शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो देखिए। लगभग 20 से ज्यादा वीडियो इस पर पढ़ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं का अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे हम उपराष्ट्रपति के साथ। धन्यवाद।